और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो रामपुर से आ रही है। आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जेल में एसपी नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री वॉल को पुलिस ने जेसीबी से गिरा दिया है। आरोप है कि ये बाउंड्री वॉल सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। हमसफर रिजॉर्ट आजम खान की पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के नाम पर है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के रिजॉर्ट पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर के साथ पहुंचकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आजम खान का ये रिजॉर्ट जिसकी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया, कोर्ट के आदेश पर पैमाइश कराई गई थी। इसमें पुष्टि हुई कि यह जमीन खाद के गड्ढों की है, लिहाजा कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने और क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए। आदेश के पालन में प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और उसके बाद कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने। अवैध कब्जे पर किस तरह चला प्रशासन का बुलडोजर। तो आजम खान के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, अवैध कब्जा जिसे मुक्त कराया गया। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। किस तरीके से वहां पर जेसीबी के जरिए यह कार्रवाई की जा रही है। जो बाउंड्री वॉल है इस रिजॉर्ट की, उसे तोड़ा जा रहा है। पहले इसकी पैमाइश हुई थी, बाद में ये आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम आजम खान के निजी हमसफर रिसोर्ट में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये आजम खान का जो हमसफर रिसोर्ट है, इस पर जो प्रशासन की जेसीबी है वो यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें, बीते दिनों भाजपा नेता आकाश सक्सेना जो शहर विधायक हैं, उन्होंने एसडीएम सदर को एक पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद उसमें आकाश सक्सेना ने आजम खान के निजी हमसफर रिसोर्ट में जो सरकारी गड्ढों की ज़मीन थी, उस ज़मीन को खाली कराने के लिए प्रशासन से कहा गया था। आपको बताते चलें कि जिसकी गाटा संख्या 164 है और इसमें सरकारी गड्ढों की ज़मीन 0.038 हेक्टेयर, यानी कि जो आजम खान की मुसीबतें हैं वो आज कहीं ना कहीं और बढ़ी हैं। और प्रशासन जो है, दिन निकलने के बाद ही आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर जो जेसीबी हैं, 3 से 4 जेसीबी की मदद से उन सरकारी गड्ढों की ज़मीन पर जो मकान बने थे उन्हें यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। बहरहाल जो हमसफर रिसोर्ट है आजम खान का, आजम खान की पत्नी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये जो प्रशासन की जेसीबी है वो आजम खान के हमसफर रिसोर्ट की जो सरकारी गड्ढों की ज़मीन थी, उस पर आजम खान के द्वारा ये जो मकान थे वो बनाए गए थे, होटल के जो कमरे थे वो बनाए गए थे। बहरहाल जैसे ही आज दिन निकला और आजम खान की जो ड्रीम, यानी कि आजम खान की पत्नी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम जो हमसफर रिसोर्ट था, उसको ध्वस्त करने के लिए बाबा का जो बुलडोजर है वो आज यहाँ पहुँचा है और आजम खान के हमसफर रिसोर्ट को जो सरकारी गड्ढों की ज़मीन थी उस पर बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बहरहाल आजम खान की मुसीबतों का दौर जो है वो अभी भी जारी है और आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद हैं। तो ऐसे में आज का जो दिन है वो आजम खान के परिवार के लिए मुसीबतों भरा दिन साबित हुआ है। तो आजम खान के रिजॉर्ट पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जिला प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। सपा नेता आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर प्रशासन की जेसीबी आज चली है। बताया जा रहा है कि आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में जो सरकारी खाद के गड्ढों की ज़मीन थी उस पर आजम खान ने कब्जा किया था। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर जी हैं। सर, क्या पूरा विषय है खाद के गड्ढों का आजम खान के हमसफर रिसोर्ट में? ये तहसील सदर का मामला है। इसमें खाद के गड्ढे की नौयत की जो गाटा संख्या 164 थी, उसका एरिया लगभग 0.0380 हेक्टेयर था। उसको आज हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया। तहसीलदार कोर्ट में ये मुकदमा दायर था और धारा 67 के तहत इसमें आदेश हुए थे। उसी के तहत आज हम लोगों ने इसको कब्जा मुक्त कराया है। तकरीबन ये कितनी ज़मीन थी और ये कितना पुराना मामला था सर? दर्शकों ये और जानना चाहते हैं। यह लगभग 0.0380 हेक्टेयर ज़मीन है और लगभग 380 स्क्वायर मीटर है, जिसमें एक जल परियोजना भी बनी हुई थी और इनका निर्माण भी आ रहा था, उसको ध्वस्त कराया गया है। यह जो मामला है 2021 में इसके आदेश हुए थे, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी गया हुआ था मामला।
आज हम लोगों ने जैसे ही इसमें संज्ञान लिया था तो उनको नोटिस भी दिए गए थे। नोटिस का प्रॉपर जवाब ना मिलने के बाद इसमें विधि पूर्वक कार्रवाई कराई गई है। इसमें शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को एक पत्र भी लिखा था, क्या उसके बाद ये कार्रवाई हुई है? उन्होंने प्रशासन से नाराजगी जताई थी, 2021 से अभी तक वो खाली नहीं हो पाया था, क्या उसके पीछे की वजह रही? नहीं, देखिए, धारा 67 के मुकदमे जो तहसीलों में रहते हैं और जैसे ही संज्ञान में आता है कि बेदखली के लिए जब भी हम लोगों को फोर्स अवेलेबल होती है, जब भी सिचुएशन फेवरेबल होती है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी था, इलेक्शन के बाद जैसे ही हम लोगों को ये संज्ञान में आया था और जैसा आप लोगों को भी जानकारी में है कि लगातार हमारे प्रशासन के द्वारा जो भी सरकारी घाटे हैं किसी भी तहसील में, चाहे चकमार्ग हों, गूल हों, इनको लेकर अभियान भी हम लोगों ने चला रखा है। और माननीय विधायक जी का भी पत्र मिला था, तो उसके तहत भी हम लोगों ने क्या कहते हैं इसका संज्ञान लिया है। देखिए, आजम खान के रिसोर्ट पर जो ये कार्रवाई हुई है वो रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद हुई है। जांच और उसके बाद कोर्ट के आदेश के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आज आजम खान के रिसोर्ट पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद आकाश सक्सेना का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हमसफर रिसोर्ट से जो खाद के गड्ढे जो आज खाली करवाए गए हैं, तो मुझे सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि इस मामले में प्रशासन की आंखें बहुत देर से खुली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंखें इसी तरह खुली रहेंगी, क्योंकि अभी रामपुर में और भी बहुत सरकारी ज़मीनें ऐसी हैं जो अभी आज़म के कब्जे में हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी जो आज़म ने जो ज़मीनें सरकार की गलत दस्तावेज पेश करके जो हड़प दी थी, वो बहुत जल्द ही खाली होगी। अब बात बाढ़ और बारिश से किस तरह से मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है उसकी करते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है। हालांकि फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन इस बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी इकट्ठा होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बादल बरसे। कुछ देर पहले बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें आजादपुर, सुप्रीम कोर्ट और साउथ एवेन्यू इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद गर्मी से जरूर राहत, लेकिन कई जगहों पर जलजमाव की वजह से लोगों के सामने मुश्किलें भी हैं। आजादपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ है। और दिल्ली के अशोक रोड से संवाददाता वरुण जैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में झमाझम हो रही बरसात ने मौसम बेहद सुहाना कर दिया है। कहीं ना कहीं बेहद ह्यूमिडिटी दिल्ली में बढ़ गई थी और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज बरसात शुरू हो गई है। मानसून की पहली बरसात इसे कहा जा सकता है। कुछ दिनों पहले हालांकि जब प्री मानसून की बरसात हुई थी, जगह जगह पानी भर गया था, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से गर्मी से इस बरसात से अब राजधानी वासियों को राहत मिलेगी, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देख सकते हैं फिलहाल इस झमाझम बरसात ने टेम्परेचर भी डाउन किया है और जो मौसम है वो दिल्ली में बेहद सुहाना हो गया है। हालांकि आज वर्किंग डे है, जब शाम को ऑफिस से घर के लिए जाएं तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको जगह जगह कुछ वाटर लॉगिंग मिले, ट्रैफिक जाम भी मिले, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन फिलहाल मौसम ने करवट बदल ली है और झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन पहाड़ों पर कैसे मानसून की दस्तक के बाद हाईवे पर पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है उत्तराखंड में। आप जरा तस्वीरें देखिए। आज सुबह जोशीमठ के प्रवेश द्वार चुंगीधार पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के पास बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क बंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार यहां जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी ये वीडियो
आज सुबह का है, जहां जोशीमठ के निकट चुंगीधार के पास कुछ इस तरीके से चट्टान दरकी। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के कुछ हिस्से भीषण बाढ़ की चपेट में भी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित टनकपुर, बनबसा और खटीमा इलाके का हवाई सर्वे किया है। तो पहाड़ दरक रहे हैं, तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है और किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे के जरिए ये जाना कि कौन कौन से इलाके किस तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और कैसे प्रभावित हैं। और इस पूरे हवाई सर्वे के बाद क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, सुनते हैं। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य है। उत्तराखंड में बाढ़ की चपेट में आए जिन इलाकों का मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, वहां ग्राउंड पर हालात क्या हैं, इसका जायजा लेने के लिए खटीमा पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत। उनकी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बाढ़ तक आ गई है। खटीमा में इस वक्त हम मौजूद हैं, उधम सिंह नगर जिला है और इस जिले के इस इलाके में हालात क्या हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो तमाम घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे आसपास, वो पानी में डूबे हुए हैं। घर में जाने का रास्ता नहीं है, घर तक कैसे पहुँचें या घर से बाहर राशन लेने भी अगर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है तो कैसे जाए। आपको कहीं पर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, कोई सड़क नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सारे रास्ते, सारे सड़क जो है वो पानी में डूब चुके हैं। और ये हालात पिछले 3-4 दिनों से बने हैं जब यहाँ पर तेज़ बारिश हुई। और ये देखिए कुछ लोग जब इस तरफ आ रहे हैं तो इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। और क्योंकि यहाँ पर आपको पैर रखना, बड़ा संभल कर पैर रखना होता है, क्योंकि पैर आपका किसी ऐसी जगह पर पड़ गया जहाँ पर गड्ढा हो तो वहाँ पर बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने हैं बेटा। घर सामने आपका ही है? हाँ। तो आप बाहर राशन लेने जा रही थी? हाँ। अच्छा। पूरा पानी भर गया, 3 दिन हो गए हैं, पूरा पानी भर गया तो घर के अंदर आ गया पानी पूरा। तो कहाँ से जाएं, रास्ता ही नहीं है। तो आप घर के अंदर बंद है इसी तरीके से? हाँ, बंद है। जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे जाना पड़ता है पानी में? जाना पड़ता है पानी में, इतना बहुत पानी है। अच्छा। हाँ। और ये बच्चे कैसे जा रहे हैं फिर स्कूल वगैरह? स्कूल तो बंद है फिलहाल? है, स्कूल बंद है, बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं, कहीं नहीं। हाँ। और दफ्तर वगैरह जाना भी बंद हो रहा है? बंद हो रखा है सब। अच्छा। तो इस पानी में तो सांप वाम का भी डर होगा? सांप बहुत है। अच्छा। सांप का डर रहता है, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। पानी भर गया अंदर में भी। घर के अंदर भी पानी आ गया? हाँ, घर के अंदर आ गया पानी। तो ये जो पानी मुझे दिख रहा है ये दीवार में अभी इस जिस लेवल तक, उससे ऊपर तक पानी चला गया था? आ गया, घर के अंदर ही घुस गया पानी, बहुत आ गया। आपका भी घर इधर ही है? हाँ सर, इधर ही है हमारा घर। आज 4 दिन हो गए हम अंदर ही अंदर है ना। बच्चे भी ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, दूध भी नहीं है, हमारे छोटी बच्ची है, दूध भी नहीं है, अंदर कैसे जाए बाहर। हमारा पूरा अंदर पानी आ गया था। अच्छा, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है? नहीं है बाबू, दूध के लिए अंदर कैसे जाए बाहर ना। दूध रास्ता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, सड़क कहीं नजर नहीं। निकले, कहाँ से निकले बाहर गए, फिर दूध कैसे लाए। अच्छे छोटी बच्ची है, लेकिन साफ सफाई नहीं होती पहले से, इसलिए पानी फंस जाता साफ सफाई होती तो यहाँ को फेंकते हो नाला ना, सब नाला टोल का पानी सब यहाँ आता है, पूरे हमारे घर के अंदर आ जाता है। सामने जो टोल बना हुआ है ये आपको लग रहा है कि इसकी वजह से इधर पानी बढ़ता है? हाँ, इसी वजह से सब पानी आता है वो नाला से, वहाँ से वो लोग, तब हम कैसे निकले बाहर। 3-4 दिनों से जीवन बहुत कठिन हो गया है। और कठिन इसलिए हुआ है क्योंकि पानी जो है देखिए घुटनों तक भरा हुआ है। हम भी इस पानी में मौजूद हैं। जितना आप आगे बढ़ेंगे पानी उतना गहरा होता चला जाएगा। सड़क रास्ते का कोई अता पता नहीं, क्योंकि सब पानी में डूबा हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये सामने की तस्वीर है। देखिए लोग इसी तरीके से इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि पानी निकालने के लिए कोई आएगा और ये पानी उतरेगा तो फिर यहाँ से कहीं बाहर अगर जाना हो तो जा सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और बच्चों के लिए भी मुसीबत है, क्योंकि बच्चे न स्कूल जा पा रहे हैं न खेलने जा पा रहे हैं। खटीमा की स्थिति है जहाँ पर
चंद दिनों की बारिश ने ये हालात कर दिए हैं। हालांकि गनीमत ये है कि अभी बारिश बंद है, लेकिन इस पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी है। अभी 1-2 दिनों तक रेड अलर्ट रहेगा, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, भारी बारिश की संभावना है। तो ये तो आपने उत्तराखंड की तस्वीर देखी, लेकिन इस वक्त बारिश और उसके बाद बाढ़, कई ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर हाहाकार मचा रही है। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से संवाददाता निधिश्री हमारे साथ हैं और असम के माजुली से संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले निधिश्री आपके पास आते हुए, क्योंकि नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसका सबसे ज्यादा असर बिहार के इलाकों में पड़ता है। कल की भी मैंने आपकी रिपोर्ट जब देखी थी तो बहुत मुश्किल हालात थे। अभी आज मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं वहां? शिरीन, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त सुपौल में मैं मौजूद हूं और चूंकि सुपौल सबसे पहले प्रभावित हो, अगर कोसी बराज से पानी 3-3.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा छोड़ा जाता है तो, और ये तस्वीर है जो डराती है। इस वक्त हाई टाइड इसको कहा जाएगा। और ये देखिए, चूंकि इस तरफ जो है, अगर मेरे सहयोगी राजेंद्र दिखा सके, वो जो सामने आपको जंगल जैसा नजर आ रहा है, दरअसल वो नेपाल है। और नेपाल में के ऊपरी इलाके में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश का मतलब है जो निचला इलाका है, जो बिहार का सुपौल जिला है, उस तरफ पानी आएगा। कल की तारीख में 3,97,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया और यही वजह है कि कोसी बराज के सारे गेट्स खोल दिए गए। हालांकि आज इस वक्त 12 बजे जो वाटर रिलीज किया गया वो लगभग 1,80,000 का है, यानी कि कल से आज थोड़ी बेहतर स्थिति है। लेकिन इस वक्त फिर बारिश हो रही है, यानी अगले 24 घंटे में फिर से हाई टाइड की संभावना जताई जा रही है। अब क्या तैयारियां की गई हैं ये मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगी। चूंकि ये निचला इलाका है, लिहाजा ये जो इस तरफ आप देखेंगे ये सुपौल पड़ता है, सुपौल जिला, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये जो आपको कांटेदार बनाए हुए नजर आ रहे होंगे शिरीन, इसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब पानी वेग में आता है, करंट में आता है, तो उसके साथ सिल्ट होता है। सिल्ट यहाँ इस हिस्से में जमा हो गया। ये देखिए, ये पहले गड्ढा था, यहाँ सिल्ट जमा हो गया है। सिल्ट जमा होने के बाद पानी का जो करंट है वो थोड़ा कम हो जाता है और उससे कम असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ रहा है। अभी भी सुपौल के कई ऐसे पंचायत हैं जो बिहार में पहली बारिश में ही प्रभावित है। तो इस तरीके की तैयारियां की गई है, लेकिन ये कितनी पुख्ता तैयारी है ये अगले 24 घंटे में पता चलेगा, जब चूंकि ऊपरी इलाके में बारिश हो रही है तो उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा। शिरीन, ठीक है निधि, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये तो बिहार के हालात हमने देखे, अब जरा असम में क्या स्थिति है मौजूदा। माजुली से संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, ताजा हालात, किस तरह के मुश्किल हालात हैं, क्या कुछ और डिटेल्स हैं वहां से? देखिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र जरिया है माजुली तक पहुंचने का। माजुली एक आइलैंड है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी से आना पड़ता है। इस समय बाढ़ होने के कारण फेरियां नहीं चल रही हैं, 1 या 2 फेरी चलती है, लेकिन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लिहाजा लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और फेरी के चलने का समय देख रहे हैं कि कब फेरी चलती है, क्योंकि अभी बाढ़ के कारण ये भी तय नहीं होता है कि फेरी कब चलेगी। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ हैं जो फेरी से संबंधित हैं। आप लोग बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है बाढ़ के कारण माजुली में? हाँ, यहाँ पे जो लोग हर रोज जो मतलब आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अभी पहले हम लोग का यहाँ पे एक दिन में मतलब 11 या 10 फेरी चलता था। बांध के कारण अभी आज खुला है 9 दिन के बाद। आज अभी तो हम लोग 9 दिन से फेरी नहीं चल रही थी, पूरी तरीके से भारत के मेन लैंड से कटा हुआ था माजुली। हाँ, पूरी तरह से कटा हुआ था, बंद हुआ था वहाँ उस टाइम। आज से शुरू हुआ है फिर से। कल से मतलब जो पहले चलता था उसी से मतलब चलेगा। तो आप देखिए, तमाम लोग आ रहे हैं इस समय माजुली से बाहर जाने के लिए और एकमात्र फेरी ही सहारा है। 9 दिन से भारत के मेनलैंड से माजुली कटा हुआ था। 1.5 लाख से ज्यादा की यहाँ पर आबादी है और रोजगार के लिए लोग आते और जाते हैं और इन लोगों को काफी दिक्कत होती है। जो लोग इस समय आ रहे हैं इनको भी अभी घंटों इंतजार करना होगा, उसके बाद जब फेरी चलेगी तो इन लोगों को जाने को मिलेगा। लेकिन ये दिक्कत काफी लोगों को आ रही है। एक फेरी में 150 से ज्यादा लोग होते हैं। 8 से 9 फेरियां चला करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही फेरी चल रही है और बाकी जो फेरियां चल रही हैं वो सरकारी होती है, जो कि ऑफिशियल पर्पसेस से चलती है या सुरक्षा की दृष्टि से। तो लोगों को खासतौर से माजुली से बाहर जाने और आने की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने रोजगार के लिए आते और जाते हैं। माजुली के अंदर भी कई ऐसे दुर्गम इलाके
इलाके हैं जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। हमारी जो वहां की डिप्टी कलेक्टर है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे इलाकों में हम रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और राहत बचाव का। और ऐसे समय पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से ही उम्मीदें होती हैं कि किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई जा सके। आप दोनों मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी, लेकिन जयपुर की भी बात कर लेते हैं। भारी बारिश की वजह से हालात वहां काफी बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश से जयपुर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप जरा तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा आपको कि किस तरह के मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं लोग। पानी का बहाव कितना तेज है। और ये जयपुर की तस्वीरें हैं, ये राजधानी है राजस्थान की, जहां पर जयपुर में देखिए सड़कें कैसे तालाब बनी हुई हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से जो है वो ठप हो गई है। सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और असम की भी हम बात कर रहे थे। देखिए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ का कहर है। बाढ़ में डूबे हुए काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन गेट पे हम हैं। ये मिहीमुखी द्वार है जहां पर भीतर हमको बहुत सारे गैंडे दिखाई दे रहे हैं, जो कि दरअसल पानी के बीचों बीच में बसे हुए जो टापू हैं उस पे अपनी जान बचाए हुए हैं, क्योंकि चारों ओर जो उनके चरने का चारागाह है, जंगल है, वो पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसे में जो जानवर हैं वो बीच बीच में उनके शेल्टर के लिए बनाए गए जो ऊंचाई है, टापू है जो बनाए गए हैं, मैनमेड हैं, उन पर इस समय जानवर शरण ले रहे हैं। लेकिन 6 गैंडे मर चुके हैं, 131 जानवर कुल मर चुके हैं, जिसमें 100 हॉक डियर भी हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इस समय जानवरों की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? हम लोग को यहाँ जानवर सुरक्षित ऐसे कर रहा है, जहाँ हम लोग का हाईलैंड है वहाँ ही रुकता है। जो बाहर जाने वाला जानवर है वो लोग हम लोग वापस भेजता है। तो यहाँ पर आप देखिए चारों ओर पानी ही पानी है। ये काजीरंगा का वो इलाका है जहाँ पर जानवरों का चारागाह है, पीछे जंगल है, लेकिन ये पूरा इलाका इस समय पानी से डूबा हुआ है। जहां जहां तक नजर जा रही है, ये कहा जाता है यहाँ पर एक छोटे छोटे टापू बनाए गए हैं, उसमें जानवर शरण ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जानवर इतने ज्यादा संख्या में हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर फंसा हुआ है ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल हालातों से गुजरने को मजबूर हो गए हैं लोग। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बारिश और सैलाब अपना कहर बरपा रही है। शारदा नदी के उफान पर आने के बाद करीब 100 मीटर रेलवे ट्रैक शारदा नदी में बह गया। यही नहीं, यहां पर नदी में उफान आने की वजह से दर्जनों गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से नदी उफान पर है और अब ये पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। कई गांव जो तटीय इलाके में बसे हुए हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक किस तरह बह गया, आप देखिए जरा। ये रेलवे ट्रैक जो आपको पानी के बहाव में बहता हुआ साफ दिख रहा है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, कैसे पटरी यहां पर पानी का ये बहाव झेल नहीं पाई और 2 हिस्सों में टूट गई है। तो शारदा नदी इस वक्त उफान पर, जिसकी वजह से मुसीबत लोगों के ऊपर सीधे। कई गांव जिसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, रास्तों में पानी भरा हुआ है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप पानी का बहाव देखिए, कितना धारा कितनी तेज बह रही है कि जो इसके रास्ते में आता है सब कुछ अपनी चपेट में बहाकर ले जाता है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट रही है। नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये पीलीभीत की तस्वीरें हैं। सड़कों पर जल जमाव, बारिश भी लगातार हो रही है, जिसका असर सीधे यहां देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए कई तरह की मुसीबतें, कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई रास्तों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और बारिश भी लगातार हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर जो आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, इस मामले में इस पूरे इलाके में सेना अब सर्च ऑपरेशन चला रही है।
कठुआ के बिलवार में आर्मी के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में बीती रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में 3 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के साथ एक स्थानीय गाइड भी था। सेना के काफिले को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने सड़क से सटी एक पहाड़ी पर पोजीशन ली थी। 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है, वो 6 और ले आएंगे। आप 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है। आतंकियों के सफाई के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इस आतंकी संगठन का नाम कठुआ, रियासी और डोडा में हुए हमलों में भी आया था। वहाँ पे जो है ये एक एनकाउंटर हुआ है, जिसके अंदर ये आर्मी जो हमारी कॉन्वॉय है जो पेट्रोलिंग करती है, उसके ऊपर फायरिंग की इन्होंने, जो टेररिस्ट है, और वहाँ अभी तक इनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कठुआ इलाके में पिछले 4 हफ्ते में ये दूसरी बड़ी आतंकवादी हमला। आतंकियों ने सेना के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब जवान लोहई मल्हार के पास बदनोता पहुंचे थे। सेना के जवान नियमित गश्त पर थे कि अचानक आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादियों ने पहले सेना पर ग्रेनेड फेंकी, फिर आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने पहले गाड़ी के ड्राइवर को निशाना बनाया। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए पठानकोट ले जाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिवार से संवेदना जताई। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अभियान जारी रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवादियों ने जहां पर सेना के काफिले को निशाना बनाया, वहां अरसे से आतंकी घुसपैठ होती रही है और अब इस आतंकी हमले के बाद यहां सुरक्षा जो है वो और पुख्ता कर दी गई। आतंकियों ने सेना के काफिले पर जहां हमला किया वो जगह कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। मशेड़ी का इलाका आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते में पड़ता है। दशकों से आतंकी इस रास्ते से घुसपैठ करते हैं। आतंकी कठुआ से बिलावर, बिलावर से मशेड़ी, मशेड़ी से डोडा के छत्रगला और किश्तवाड़ तक पहुंचते हैं। साल 2005 से 6 में सुरक्षा बलों ने इसी घुसपैठ के रास्ते पर लश्कर के टॉप कमांडर अबू तला को मार गिराया था। दुखद घटना है कि हम लोगों ने 4 जवान गंवा दिया और 4 हमारे घायल हैं। जो जैश-ए-मोहम्मद का एक जो आउटफुट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है। सेना के जवान इसी रूट पर आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए चौकसी बनाए हुए हैं। बिलावर की तरफ जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई है। बिलावर की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कि हमने पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर, J&K की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी मॉस्को में एक कम्युनिटी इवेंट में पहुंचे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यहाँ पीएम मोदी ने रूस में रह रहे भारतीय लोगों से मुलाकात की। कार्यक्रम में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में मॉस्को भारतीय रंग में रंगा हुआ नजर आया। पीएम से मिलने के लिए भारी तादाद में लोग मॉस्को पहुंचे थे। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि रूस भारत का पुराना और मजबूत सहयोगी है। कम्युनिटी इवेंट के बाद पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनके साथ शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर जाएंगे। आज दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी।
इसके बाद पीएम 22वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे। समिट के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस सेना में लिए यूक्रेन में लड़ रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना जल्द ही इन भारतीयों को डिस्चार्ज कर उन्हें भारत भेजेगी। आज रूस का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम आज भारतीय समय के मुताबिक रात तकरीबन 10:40 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा है। पीएम ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और हाथरस में हुए हादसे की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इसमें चश्मदीद और जो अफसर थे उनके बयान दर्ज किए गए। हाथरस हादसे की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 855 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने 132 लोगों के बयान दर्ज किए। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव के साथ ही 2 जुलाई को सत्संग वाले दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंजूरी से ज्यादा लोगों को बुलाने की वजह से हादसा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि भीड़ के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग की मंजूरी के बाद अफसरों ने मौके का मुआयना नहीं किया, यानी कि एसआईटी ने हादसे के लिए आयोजकों की लापरवाही के साथ ही प्रशासन की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाथरस में जो भगदड़ हुई है इस मामले में सुनवाई होगी। इस बीच जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। हाथरस हादसे की जांच की मांग को लेकर विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से हादसे की जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने और ऐसे समारोह के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। सीजेआई की 3 सदस्यीय बेंच के सामने इस याचिका को मेंशन किया गया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। इसी बीच हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सिकंदराओं के एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। स्थानीय सीईओ को भी सस्पेंड किया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। और इस हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरज जो है उसकी परेशानियां बढ़ने लगी हैं। बाबा के एक आश्रम की जमीन को लेकर भी अब जांच शुरू हो गई है। कानपुर में बिधनू करसोई गांव में बाबा सूरजपाल के आश्रम की जमीन को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आरोप लगा था कि जिस जमीन पर बाबा का भव्य आश्रम बना हुआ है वो सरकारी जमीन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि बाबा का आश्रम चारागाह की जमीन पर बना है। वो ये जमीन मोल सब सरकारी जमीन है। आश्रम बनाते समय भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इन आरोपों के बाद अब प्रशासन एक्टिव हुआ है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। उनके संज्ञान में लाते हुए ये निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं ऐसी कोई बात है उसको देख लें तो सुसंगत और नियमानुसार जो इस पे कार्रवाई करें। इसी बीच हाथरस हादसे की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने 34 चश्मदीदों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए। कई चश्मदीदों ने बताया कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरी चरण रज ले, दुख दूर होंगे। प्रमाणित करके मतलब कह रहा हूँ कि मंच से उन्होंने कहा था, बाबा ने ये कहा था कि हमारे चरणों की रज पग धूल से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब बने हुए। असम के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी असम में कहर बनकर बरस रहा है। राज्य में 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत असम की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। सूबे के 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 3,446 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। करीब 69,000 एकड़ पर लगी फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई है। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित धुबरी जिला हुआ है। धुबरी में करीब 8 लाख लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। धुबरी के बाद कछार और बारपेटा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क भी डूब गया।
पार्क से गैंडे और दूसरे जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के जो जंगल हैं उनके भीतर हम हैं। यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी भरा है। जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं इनके बीच में कई नावें जा रही हैं। वहाँ पर यहाँ के कर्मचारी हैं वो ये देख रहे हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो इन झाड़ियों में फंसे हुए ना हो, पानी में फंसे हुए ना हो, और उसकी तलाश लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड में पिछले 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्से जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। आज जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से रास्ता बंद हो गया। पत्थर गिरने से जोगीधारा पॉइंट की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग बाल बाल बचे। उधमपुर नगर के खटीमा में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हल्दी घेरा गांव में बारिश के पानी में डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के अलर्ट के कारण आज भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में हालात बेहद खराब है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया। खटीमा पहुंचे अधिकारियों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। चंपावत के देवीपुरा में हालात इतने बिगड़े कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा। यहाँ बाढ़ के पानी में फंसे 400 लोगों को निकालने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू किए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। भारी बारिश के कारण गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में 150 से ज्यादा सड़कें बंद है। इससे कई गाँव के संपर्क कट गए हैं। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क है। सभी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए उत्तराखंड में खटीमा में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कुछ हिस्से तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। लोग अपने घरों में कैद हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बाढ़ तक आ गई है। खटीमा में इस वक्त हम मौजूद हैं। उधम सिंह नगर जिला है और इस जिले के इस इलाके में हालात क्या हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो तमाम घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे आसपास वो पानी में डूबे हुए हैं। घर में जाने का रास्ता नहीं है। घर तक कैसे पहुँचें या घर से बाहर राशन लेने भी अगर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है तो कैसे जाए। आपको कहीं पर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, कोई सड़क नज़र नहीं आएगी क्योंकि सारे रास्ते, सारे सड़क जो है वो पानी में डूब चुके। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने? यहीं के रहने हैं। घर सामने आपका ही है? हाँ। तो आप बाहर राशन लेने जा रहे हैं? हाँ। पूरा पानी भर गया। 3 दिन हो गए हैं। पूरा पानी भर गया तो घर के अंदर आ गया पानी पूरा। तो कहाँ से जाएं, रास्ता ही नहीं है। घर के अंदर बंद है, इसी तरीके से बंद है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी शारदा, राप्ती जैसी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत तक के हिस्से में बाढ़ का खतरा बना हुआ। नेपाल के पानी छोड़ने के बाद राप्ती खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। राप्ती अपने किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा रही है। राप्ती का जलस्तर बढ़ने के बाद श्रावस्ती के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों बांधों पर बसेरा बनाया है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए श्रावस्ती ने 19 राहत शिविर बनाए हैं। बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में रखा जा रहा है। बलरामपुर में राप्ती खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती का पानी बढ़ने से नेशनल हाईवे 730 पर पानी भर गया है। बलरामपुर में भी कई गाँव में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से पीलीभीत में रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी में बह गई। यहाँ पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पीलीभीत में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। बरेली के बहेड़ी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बहेड़ी में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहाँ बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। बरेली में आज भी 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। और देखिए, भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के भी कई हिस्से जो हैं वो बाढ़ की चपेट में। गोपालगंज, सुपौल अभी फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। किसी के कंधे पर साइकिल, किसी के कंधे पर बच्चे। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले से आई हैं। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने जाने के बाद गोपालगंज जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। नतीजा ये कि कई गांव में पानी घुस गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर बिहार के सुपौल की है। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी की तेज धारा के कारण कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं। सुपौल में कई जगहों पर सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं।
बिहार में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बागमती, महानंदा और परमार जैसी नदियां उफान पर है। कोसी नदी से सुपौल के बीरमुर बराज और गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया है। नदियों के उफान को देखते हुए निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। और अब बात दिल्ली में 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई की। पेड़ काटे जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी आज सुबह दिल्ली में छतरपुर के उस इलाके में पहुंचे जहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मेन छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय, एम्स, मैदानगढ़ी, सतबारी के आसपास के इलाके जहां करीब 10.5 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। आरोप है कि इसके लिए 1100 पेड़ काट दिए गए। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेर रही है। उसके मुताबिक पेड़ों को काटकर सड़क बनाए जाने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल की परमिशन से हो रहा है। तो कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया था और कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया था कि इसी साल जनवरी में फाइल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दस्तखत किए थे। बीजेपी का आरोप है कि पेड़ गिराने की मंजूरी सीएम केजरीवाल ने दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को दावों को खारिज कर रही है और बीजेपी को घेर भी रही है। सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहां पे 1100 पेड़ कटे हैं। एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल है, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते। एलजी साहब एक बार नहीं कई बार आए हैं। क्या करने एलजी साहब यहाँ बार बार आए हैं, ये आप एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं एलजी साहब ने खूब चक्कर लगाए हैं यहाँ के। जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई। तो पेड़ की कटाई के मुद्दे पर एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई।